यहां तक की कैलकुलेशन का रिकैप। सीजीयू में एसेट्स जो ऑलरेडी हैं वो तो हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स को सीजीयूज में बांटना है। बांटना कैसे है? वजन यानी रेशो के लिए सीजीयूज की कैरिंग अमाउंट भी लेनी है और लाइव्स का वेट भी लेना है। कॉर्पोरेट एसेट्स बंट गए, अब कॉर्पोरेट एसेट्स हर सीजीयू का हिस्सा बन गए। अब जब हर सीजीयू का हिस्सा बन गए, अब ये नॉर्मल सीजीयू वाले सवालों में से 3 सवाल हो गए। किसी पे लॉस है, किसी पे नहीं है। जिस पे है उसको फिर अब लॉस को जैसे पहले बांटते थे वैसे बांट लिया। अब आते हैं रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर का क्या इशू है कि वो एलोकेट नहीं हो सकता। अब तरतीब समझिएगा। एक बिजनेस है ओवरऑल जिसके सीजीयूज ए, बी और सी हैं और कॉर्पोरेट एसेट्स बिल्डिंग और रिसर्च सेंटर है। इस बिल्डिंग को तो हमने इधर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया और जब इधर बांट दिया तो ये इन तीनों सीजीयू में रच बस गई। अब ये एक तरफ और ये अकेला रह गया। ये इन तीनों में फिट नहीं हो रहा था, कैन नॉट बी एलोकेटेड। लेकिन रिसर्च सेंटर का भी जिंदा रहने का हक है, इस पे भी I-36 लगना है। चूंकि ये इनमें नहीं बढ़ सका, अब इसके लिए एक और बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा। वो कॉर्पोरेट एसेट्स जो सीजीयू में बंट गए, अब वो सीजीयू में ही हिस्सा बन गए, अब वो सीजीयू का हिस्सा है। लेकिन वो कॉर्पोरेट एसेट्स जो किसी सीजीयू में नहीं फिट हो पाए, उनके लिए एक बड़ा सीजीयू बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरा बिजनेस ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो पूरा बिजनेस होगा। अभी मैं दिसंबर 19 कराता हूं, उसमें बताऊंगा ये बात, पूरा बिजनेस होना जरूरी नहीं है। लेकिन इस मिसाल में एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। अब अगर इनको बना के कोई ग्रुप बनाना है तो वो पूरा बिजनेस ही बचता है। तो अब इसके लिए पूरा बिजनेस इज अ लार्जर सीजीयू। इन अदर वर्ड्स, पूरा बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ सीजीयूज। तो जो कॉर्पोरेट एसेट्स सीजीयूज में बंट सकते थे वो बंट गए और सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कवर हो गए। सीजीयू में बंट गए और उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कवर हो गए। लेकिन वो कॉर्पोरेट एसेट जो सीजीयूज में कैन नॉट बी एलोकेटेड, उनके लिए एक ग्रुप ऑफ सीजीयूज बनाना पड़ेगा और फिर उस ग्रुप ऑफ सीजीयू को एक बड़ा सीजीयू कहना पड़ेगा, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप बड़ा सीजीयू है जी। करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो इधर करता हूं। अब एक होल बिजनेस जो कि एक लार्जर ग्रुप बन गया। इस लार्जर ग्रुप का हिस्सा क्या क्या है? ए है, बी है, सी है, बिल्डिंग है और रिसर्च सेंटर है। अब ये सब एक ग्रुप है पूरा। ये जो इस वक्त इससे पहले लॉस एलोकेट किया था ना, ये सब जीरो नहीं कर देंगे, मतलब ये हो चुका। इसके बाद का अब रिजल्ट ये है कि ए की बल्कि ये तो मैं बांट चुका था। नहीं, लॉस है मेरे पास अलग अलग है, लॉस है अलग अलग। ए के अपने अपने एसेट कितने थे? 100। बिल्डिंग तो कॉर्पोरेट बांटी थी ना। ए के अपने अंदर जो प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ए फैक्ट्री के जो कुछ थे वो 100 थे। वो तो बिल्डिंग बांटी थी। इसको कितना लॉस बांटा है? कोई नहीं। तो अभी इस वक्त इस लार्जर ग्रुप की पोजीशन ये है कि ए 100 मिलियन आ रहे हैं अदर एसेट्स, बी के अपने अदर एसेट्स कितने हैं? 1। इन 150 को कितना लॉस बांटा? 42 नहीं, 30.72। 9.28। सी के अपने अदर एसेट्स कितने थे? अच्छा देखिए, ये जो मैंने बिल्डिंग को इनमें बांटा था ना, ये लॉस एलोकेशन के लिए था। लॉस एलोकेशन हो गई, बिल्डिंग की शनाख्त थोड़ी खत्म हो गई, मतलब बिल्डिंग एसेट ही नहीं रहा दुनिया में है। ये सिर्फ लॉस एलोकेशन के लिए बांटा था, बिल्डिंग अपनी जगह शनाख्त रख रही है। सी के अपने एसेट्स कितने थे जो अदर एसेट्स थे? 200। इनको कितना लॉस बट गया? 2.9। इनकी अब क्या वैल्यू रह गई? 197.1। बिल्डिंग की अपनी क्या वैल्यू थी? 150।
इसको क्या क्या बट गया, 11.53 बट गया और 1.1 बट गया, 137.37। और रिसर्च सेंटर ये 50। तो ये जो रिसर्च सेंटर के लिए अब एक बड़ा ग्रुप डिफाइन किया, उस बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 603. एक स्टेप इंपेयरमेंट लॉस हम बांट चुके हुए हैं, उसके बाद अब हम मजीद अगली स्टेज पे जा रहे हैं। किस लिए? रिसर्च सेंटर की वजह से। तो जो हम स्टेज 1 पे, स्टेप 1 पे लॉस बांट चुके, वो तो बांट चुके, उसके बाद का रिजल्ट ये है, अब हमने रिसर्च सेंटर को चूंकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी, इसलिए एक बड़ा ग्रुप बनाना पड़ा जिसका रिसर्च सेंटर हिस्सा है। अब उसकी कैरिंग अमाउंट ये रिवाइज्ड वाली क्यों ली है? 100, 200, 150 क्यों नहीं ली? क्योंकि एक स्टेज तो गुजर चुकी ना, एक स्टेज तो बांट लिया है लॉस। बिल्डिंग वाला मसला, इन सब सीजीयूज का लॉस बांट लिया, अब रिसर्च सेंटर के लिए अब एक और काम होने लगा है। तो जहां पहले पहुंच चुके वो ये पोजीशन है, अब ये है बचे कुचे बड़े ग्रुप की कैरिंग अमाउंट। इस बड़े ग्रुप की होगी अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? दो सिनेरियो है। सिनेरियो ए, सेवन। तो इस सिनेरियो के मुताबिक इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं, कितना लिखे? फिर मैं सिनेरियो बी लिखता हूं। और ग्रुप को सीनियर बनाना लगा जी जी, तो आपने ऐसे को लगेगी ऐसे बिल्डिंग को अगर कर भी ले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस जिस एसेट की अपनी शनाख्त मौजूद है, अब दोबारा लॉस एलोकेट करते हुए उनको अपने अपने नाम से अलग ही रखें, क्योंकि ये एलोकेट क्यों किया था? बस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अगर इसी सवाल की रिक्वायरमेंट होती कि एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बता दें आफ्टर लॉस, तो उसमें हम बिल्डिंग को एक अलग ही लाइन आइटम रखते। यानी अगर यही सवाल मैं रिसर्च सेंटर को छोड़ दूं, सवाल होता कैरिंग अमाउंट बता दें आफ्टर लॉस, तो उसका जवाब में बिल्डिंग में ऐसे ही लिखता कि 150 की बिल्डिंग थी जो लॉस के बाद इतनी रह गई है। बिल्डिंग के 3 टुकड़े करके हमने बिल्डिंग ही नहीं खत्म कर दी, सिर्फ लॉस एलोकेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये काम किया था। वरना बिल्डिंग की अपनी हैसियत मौजूद है। अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि एसेट्स की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बता दें, तो उसके आंसर में बिल्डिंग्स की 3 लाइनें लिखते, बिल्डिंग तो एक ही लिखते हैं ना। तो इसलिए बिल्डिंग अपनी शनाख्त रख रही है। सिर्फ लॉस एलोकेट करने के लिए, सिर्फ लॉस एलोकेट करने के लिए एलोकेशन की थी। अब लॉस का हिस्सा पता चल गया, अब ये सब अपना हिस्सा ले लेके अलग हो गए। बिल्डिंग की पेमेंट टेस्टिंग करनी है, बिल्डिंग की तो कर ली ना। नहीं, अगर ओरिजिनल बिजनेस की बात करो, नहीं इस सवाल की बात करो ना, पहले इस सवाल की बात करो। सिर्फ बिल्डिंग की करनी है, इसी सवाल की बात कर रहे हैं। तो वो हो गई ना, बिल्डिंग को हमने एलोकेट कर दिया, बिल्डिंग कैन बी एलोकेटेड, तो वो एलोकेट हो गई। सारे सीजीयूज में उसके टुकड़े बंट गए, हर सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकल आया और बिल्डिंग की इंपेयरमेंट हो गई। रिसर्च सेंटर चूंकि एलोकेट नहीं हो सकता था, इसलिए रिसर्च सेंटर की वजह से एक सेकंड स्टेज इंपेयरमेंट डालनी पड़ी, सेकंड स्टेप इंपेयरमेंट डालनी पड़ी, जिसमें बड़े ग्रुप को ही एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ रही। तो जो बिल्डिंग थी उसको चूंकि बांट सकते थे, बांट लिया, बिल्डिंग की इंपेयरमेंट हो गई और उसका रिजल्ट ये निकला कि बिल्डिंग 150 की बजाय अब इतनी रह गई। रिसर्च सेंटर की वजह से ये बड़ा ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। तो पहले स्टेज 1 इंपेयरमेंट होगी जो सब सीजीयू की हो जाएगी, फिर स्टेज 2 इंपेयरमेंट किसकी वजह से करनी पड़ रही है? रिसर्च सेंटर की वजह से, जो एलोकेट नहीं हो सकता था, उसको फिर एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बनाना पड़ा और अब उस बड़े ग्रुप की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही। ओके, यहां तक नोटेड। अब आप सिनेरियो बी सारा नोट बेशक ना करें, जो मैं आपको यहां जबानी बात बोलूंगा बेशक आपको अंग्रेजी में लिख लें, ना करें नोट सारा। सिनेरियो बी में क्या है? 580 और उससे लॉस आ जाएगा 23.75।
अब इसकी कैलकुलेशन पे टाइम नहीं लगाते, सिर्फ मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, वो आप अंग्रेजी ही लिख लें। अब इस बड़े ग्रुप पे लॉस कितना आ गया? 23.75। अब इस 23.75 लॉस को इन पांचों में बांट देंगे, पांचों में, होशो आवाज में कह रहा हूं, पांचों में बांट देंगे। है जी, बिल्कुल ठीक है, मुझे यही एतराज चाहिए था। ये बात दोबारा सुने। अब इस बड़े ग्रुप का इंपेयरमेंट लॉस निकला 23.75 और ये लॉस इन पांचों में बांट देंगे। क्यों पांचों में बांट देंगे? क्योंकि अब इस ग्रुप में ये 5 लाइनें हैं, तो पांचों को बांट देंगे। किस रेशो में? इस रेशो में। अब इस पे जो एतराज बनता है वो क्या एतराज बनता है? तो ये जो 4 गरीब अभी अभी मार खा के हटे थे, इनको दोबारा इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो जाए है? एतराज है? क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी भी तो उनको बेयर करके नहीं, इनको मजीद इंपेयर नहीं कर सकते थे। जैसे ए को नहीं जाना था ना इंपेयरमेंट, ज्यादा थी ना इसकी, तो ए को नहीं ना गया था लॉस, अब चला जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बी को पहले ही हम रिकवरेबल अमाउंट तक गिरा चुके, जो गिराना है, तो अब फिर गिरा दें। कल जब लॉस बांटा था तो उसकी कुछ लिमिट्स बनाई थी। क्या बनाई थी लिमिट? कि जिस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट या तो दोनों, तो उनमें से हायर। कौन सी दोनों? क्या दोनों? क्या बात हो रही है? अगर किसी एसेट की वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट दोनों पता है तो दोनों में से हायर लिमिट है, और अगर कोई एक पता है तो वही लिमिट है, उससे नीचे नहीं गिरा सकते। तो बस ठीक है ना, ये इनकी लिमिट पता तो हो गई। तो अब हमने इन सीजीयूज को अभी अभी कर तो लिया इंपेयर। अब देखिए आसान बात, ए को नहीं किया ना इंपेयर, क्योंकि नहीं करना बनता था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं करना है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा? मेरी बात दोबारा सुने। अच्छा, ये ना, ये थोड़ी मुश्किल से हजम होती है बात, मैं इसलिए कंटिन्यूस कोशिश करता रहूंगा। रिसर्च सेंटर से पहले स्टेज 1 इंपेयरमेंट लॉस क्या किया हमने? कॉर्पोरेट एसेट्स बांट सकते थे, बांट दिए। हर सीजीयू की अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर दी, जिसपे इंपेयरमेंट नहीं थी नहीं की, जिसपे होनी थी बांट दी। उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि अब ये बच्चे कुछ इतने रह गए। रिसर्च सेंटर की वजह से सब को मिला के एक बड़ा ग्रुप कहना पड़ा। अब उस बड़े ग्रुप पे सिनेरियो बी में आ गया लॉस, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला लॉस इन सब को रेशो में बांट दें। लेकिन इस पे एतराज, जो लोग जाग रहे हैं, इस पे एतराज क्या है कि ए को तो लॉस बंटना ही नहीं चाहिए था, अब बंट जाएगा। बाकियों को ऑलरेडी जितना बंट सकता था बांट दिया था, अब फिर क्यों बांटे? तो इसमें जो लोग जाग रहे हैं उनको लगता होगा कि इस सारे लॉस की सजा सिर्फ रिसर्च सेंटर को मिलनी चाहिए। ऐसे ही क्यों होना चाहिए ऐसे? क्योंकि बाकी तो जो हवा निकाल सकते थे निकाल दी, बस सबसे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर पहले ही इंपेयरमेंट लॉस और मजीद होता तो पहले ही कर लेते, तो इसलिए बाकियों को करना नहीं चाहिए। इसलिए ये सारा का सारा रिसर्च सेंटर को चार्ज होना चाहिए। ये आप क्योंकि दिल के अच्छे हैं ना, तो आपको दिल को बुरा लग रहा है बाकियों को लॉस बांटना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना असल में ये सबको ही बंटेगा। क्यों बंटेगा? इसकी टेक्निकल रीजन समझिए। इस सवाल में कैलकुलेशन की आसानी के लिए आपको सीजीयू बस ए बोल दिया। असल में सीजीयू ए नाम का तो कोई एसिड नहीं होता। एसिड क्या होगा? इसके अंदर की कोई फैक्ट्री होगी, इसके अंदर कोई लैंड होगी, इनके अंदर कोई प्लांट मशीनरी होगी, ये सब अलग अलग एसेट्स होंगे। जैसे क्वेश्चन 6 जो मैंने आपको कहा था होमवर्क करने को, उसमें फैक्ट्री ए बी दोनों अलग अलग थी, बिल्डिंग दोनों अलग अलग थी, इक्विपमेंट दोनों के अलग अलग थे। तो असल में होना तो ऐसा चाहिए था कि आपको सीजीयू ए के अलग अलग एसेट्स बताए होते, सीजीयू बी के अलग अलग एसेट्स बताए होते। ये जो कल मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी ना, लिमिट वो है ऑफ ईच एसेट। कल जो मैंने लिमिट की बात की थी, आईएएस में वर्डिंग है लिमिट के बारे में कि जब लॉस चार्ज कर लें तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट नहीं गिरनी चाहिए फॉर ईच एसेट। यानी जो लिमिट थी वो ईच एसेट के लिए थी। हमें इस सवाल में एसेट्स थोड़ी पता है, हमें इस सवाल में एसेट्स नहीं पता है, हमें तो बस मोटा मोटा नाम ए बता दिया, बस हमें क्या पता इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स हैं। तो अगर लिमिट की टेस्टिंग होनी भी या लिमिट का मसला होता भी तो वो एक एसेट के लिए,
अगर इस सवाल में वाकई ऐसा होता कि ए को भी तोड़ के बताया होता, बी को भी तोड़ के बताया होता, तो ये लॉस चार्ज कर लेने के बाद क्या सारे एसेट्स अपनी अपनी लिमिट को पहुंच चुके होते या मजीद गुंजाइश होती? तो फिर ये उन बाकियों में डलता। ये दोबारा सुनिए, जब एक सीजीयू के अंदर 4-5 अलग अलग एसेट्स हैं, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह सब, तो उनकी एक लिमिट है, लिमिट उन एक एक एसेट की है। कल वाले सवाल में इवन के अभी जो जून 22 किया था, इसमें जिनकी लिमिट थी उन पे अलग अलग लिमिट लगा दी। उसके अलावा जो बाकी लॉस रह गया, जिसने कल वाले सवाल में किया था, बिल्डिंग की नहीं, लैंड की लिमिट पूरी हो रही थी, तो उसका बचा कुचा लॉस क्या करते थे, बाकियों पे डाल देते थे, 2 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। इस सवाल में लिमिट का मसला इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये कोई ईच एसेट थोड़ी है। आपको बस सवाल आसान करने के लिए कैलकुलेशन बहुत ना फैल जाए, आपको सीजीयू ए कह दिया बस। असल में सीजीयू ए तो कोई एसेट नहीं है ना, असल में तो सीजीयू ए के अंदर बिल्डिंग अलग एसेट है, लैंड अलग एसेट है, प्लांट अलग एसेट है, जिस तरह क्वेश्चन 6 में था। अगर उस तरह से ब्रेकअप होता तो फिर स्टेप 1 लॉस बांटने, ये जो लॉस बांटा था, क्या ये लॉस बांटने से सीजीयू के अंदर मौजूद हर एसेट अपनी लिमिट तक गिर गया होता? नहीं, कोई एक आधा गिरा होता, बाकी भी बाकी होते, बाकियों में भी गुंजाइश होती। तो ये जो 23 है, अब ये फिर से उनका राउंड 2 शुरू होता और फिर से उनको लॉस बनता। तो अभी इस सवाल में ये नाइंसाफी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लिमिट सीजीयू पे नहीं लगनी है, इंडिविजुअल एसेट पे लगनी है, और आपको चूंकि डिटेल दी नहीं है, बस बांटे जाओ बांटे जाओ बांटे जाओ। तो अब स्टेज 2 में क्या होगा? 23 फिर से इन 5 में बनेगा। ओके, चलिए अब एक 5 नंबर का सवाल करते हैं। अच्छा, पॉज करिए। पॉज कर दिया, कैमरा स्टॉप हो गया, लाइट अभी भी ऑन है। एक सवाल करते हैं पास पेपर का, और इस सवाल के बाद ना मैं आपको एक समरी सी बताऊंगा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पहले किसको करना है, बांटना है कि बगैर बांटे करना है। एक बार इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना, फिर मैं आपको एक समरी बताऊंगा, और अगर वो समझ आ जाएगी, अगर काम की लगेगी, तो फिर अपने अल्फाज में समरी को लिख लीजिएगा। आप पढ़ लीजिए दिसंबर 19 अटेम्प्ट, और ये इसी चैप्टर के, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चैप्टर के ना मैंने 3 हिस्से किए हैं। एक में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक में प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए, और एक में पास्ट पेपर्स डाले हुए। तो तीसरे हिस्से में आ जाए, यानी 1.3.2, पेज नंबर 1.3.2, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, कोरोना लिमिटेड। अच्छा, कोरोना ऑफिशियली कब आया था वैसे? नहीं, वो तो पाकिस्तान में मार्च में आया था ना, सितंबर 19 में आ गया था। तो ये दिसंबर 19 अटेम्प्ट का सवाल है, कोरोना लिमिटेड नाम है सवाल का। अच्छा, तो ये वो वाला कोरोना होगा, हम ही शक कर रहे हैं इन पे। पढ़ ले क्वेश्चन 3, पढ़ने करता हूं मैं। आजा पर्दा करते हो, कोई बात नहीं, आज सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। अच्छा, इससे पिछले पेज पे क्वेश्चन 1, ये अगर आप होमवर्क कर लें तो आपकी मेहरबानी। क्वेश्चन 1 होमवर्क है, इसी से पिछले पेज पे दिसंबर 7 अटेम्प्ट का
क्वेश्चन 1 ये होमवर्क है। बाद में आए हैं अभी इस वक्त मैं सवाल करवा रहा हूं दिसंबर 19 अटेम्प्ट का है। मेरी बुक में पेज 1.3.2 पे क्वेश्चन 3 ये अभी कर रहे हैं और इससे पिछले पेज पे क्वेश्चन 1 दिसंबर 7 ये होमवर्क कहा है मैंने। तो सवाल शुरू करो। तीन सीजीयूज हैं, कराची, लाहौर और पेशावर, और उसके अलावा दो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। एक है हेड ऑफिस के एसेट्स और एक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर। और लॉस बांटने के बाद कैरिंग अमाउंट क्या बच जाएगी ये पूछिए दो इंडिपेंडेंट सिचुएशन में। सिचुएशन ए, सिचुएशन 1, हाँ जी, सिचुएशन 1 कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड यानी दोनों, और सिचुएशन 2 कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड यानी एक बार सवाल सॉल्व करना है ये सोच के कि दोनों ही एलोकेट हो सकते हैं जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 किया था, और एक बार नहीं हो सकता एलोकेट जैसे अभी रिसर्च सेंटर के साथ सलूक किया था। सिचुएशन 1 करता हूं सॉल्व। दिसंबर 19 पार्ट ए 1। सबसे पहले काम तरतीब भी याद रखें ना, ताकि सबसे पहले किसके एलोकेशन, कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटते हैं। तो कॉर्पोरेट एसेट्स की एलोकेशन कर लेते हैं। सीजीयू है कराची, लाहौर और पेशावर में क्या लिखते हैं, पीएसएच, पीडब्ल्यूआर क्या, चलो खैर इनके अपने इस वक्त जो गिवन है कैरिंग अमाउंट 160, 100, 125 लाइव्स इनकी 10, 8, 6 और ये दोनों ही रेट्स हैं इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1600, 800, 750 अभी तक बस यही था। अब बांटते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स को। एलोकेशन करते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स की। अच्छा, मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बात की थी कि कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड या कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो कोई कैलकुलेटर का मसला है कि कैलकुलेटर खराब हो जाएगा तो कैन नॉट बी एलोकेटेड। कोई सपोर्ट होगी तो एलोकेट करना है। हेड ऑफिस के बारे में लिखा है कि हेड ऑफिस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस तीनों के साथ कनेक्टेड है, तो हेड ऑफिस तीनों में एलोकेट होगा। जबकि पीडीसी के बारे में कहा हुआ है कि ये सिर्फ कराची और लाहौर को सपोर्ट करता है, तो फिर जबरदस्ती पेशावर में नहीं कर देना इसको एलोकेट। तो इसलिए जब एलोकेशन करेंगे, इसलिए मैंने इनका टोटल नहीं किया था, जब एलोकेशन करेंगे तो हेड ऑफिस की एलोकेशन करते हुए इन तीनों में बांटना है,
यानी इस रेशो में, लेकिन पीडीसी की एलोकेशन करते हुए इन दोनों में बांटना है 1600 बाय 2400, 800 बाय 2400। तो हेड ऑफिस को बांटना है इन तीनों में इस रेशो में। हेड ऑफिस की कितनी कैरिंग अमाउंट है? 84 को इन तीनों में इस रेशो में बांटना है। और चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है तो एग्जामिनर को बता भी नहीं क्या कर रहे हैं। 84 इंटू 1600 बाय 3150, 84 इंटू 800 बाय 3150, 84 इंटू 750 बाय 3150। जी बताइए। 42.67, 23.21.33, और पीडीसी को इन दो में बांटना है। तो पीडीसी की कैरिंग अमाउंट क्या है? तो हम 26 को बांटेंगे 1600 बाय 2400 और 800 बाय 2400। इधर नहीं बांटना। 8.67। ये दोनों कॉर्पोरेट एसेट्स को बांट दिया। जी यहां तक एक समझ आया? अच्छा, अभी एक सवाल पूछा था पिछली क्लास में, वो मैं पहले सबसे शेयर कर लेता हूं। सवाल ये पूछा था, हेड ऑफिस की लाइफ कितनी? सवाल में हेड ऑफिस एसेट्स की 15 साल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर की 5 साल। सवाल पूछा था दो स्टूडेंट्स ने कि इनकी लाइफ का नहीं कुछ करना। ये जो सीजीयूज है इनकी लाइफ को भी वेटेज में क्यों कंसिडर किया? क्योंकि ये सिर्फ 6 साल हेड ऑफिस से सपोर्ट ले सकेगा, वो 10 साल सपोर्ट ले जाएगा। तो इसलिए हेड ऑफिस उनको इससे ज्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। देखें हेड ऑफिस की नहीं, इसकी कैरिंग अमाउंट ये है, इसकी कैरिंग अमाउंट ये है। फर्ज करें 160 होता तो हेड ऑफिस दोनों को बराबर बढ़ जाता, लेकिन ये ज्यादा अरसा हेड ऑफिस से सपोर्ट ले जाएगा, ये कम अरसा लेगा, इसलिए इसको भी साथ शामिल किया। और अब वो जो 160 और 125 था 1600 और 750 बन गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? हेड ऑफिस ज्यादा एलोकेट इसको हो गया, इसको सिर्फ इतना हुआ, इसलिए लाइफ को कंसिडर किया। यही काम पीडीसी में भी है, लेकिन पीडीसी तो है ही सिर्फ 5 साल का। पीडीसी ही सिर्फ 5 साल का भाई, तो क्या ये पीडीसी से ज्यादा फायदा ले जाएगा? है नहीं। तो इसमें ना आईकेएफ के सॉल्यूशन में 2 अल्टरनेटिव थे और दोनों ही बातें ठीक है। एक ये था, ये भी ठीक है। एक और अल्टरनेटिव था कि पीडीसी की अपनी लाइफ चूंकि बहुत थोड़ी है, तो पीडीसी को बांटते हुए इस रेशो की बजाय बस ये रेशो ले लें। देखें लाइफ को वेट में शामिल करने की रीजन ये थी कि ये ज्यादा साल हेड ऑफिस से फायदा लेगा, ये कम साल फायदा लेगा, इसलिए कैरिंग अमाउंट को तो वेटेज लिया ही लिया, ईयर्स को भी वेटेज लिया, तो इस रेशो में बांटा। लेकिन पीडीसी तो रहना ही 5 साल तक है, तो फिर 5 साल तक पीडीसी रहना है। अब ये ऐसा थोड़ी होगा कि ये ज्यादा देर फायदा ले जाएगा, ये कम देर फायदा लेगा। तो इसलिए पीडीसी को बांटते हुए इसको इग्नोर करके, यानी इसकी जगह ये रेशो ली जा सकती है। तो ये भी ठीक है और जैसे कर रहे हैं ये भी ठीक है, क्योंकि पीडीसी कौन सा खत्म हो जाना है, फिर पीडीसी आ जाना है। तो इसलिए इस डिटेल में जाया भी जा सकता है और खैर है ऐसे भी चल सकता है। तो अब यहां पर पीडीसी की लाइफ हुई इस्तेमाल, लेकिन ऐसे भी चलेगा। अब ये काम लॉस बांटने की तैयारी हो गई पूरी। अब हम इन सीजीयूज का हिस्सा बना देते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स को। स्टेप दोहराता हूं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कॉर्पोरेट एसेट्स को एलोकेट करना है, कर लिया। अब एलोकेशन के बाद जो हालत बनी वो अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए तैयार है। इनके अपने अपने 160, 100, 125 हेड ऑफिस बांट दिया,
42.67, 21.33, 20. पीडीसी बांट दिया 17.33, 8.67, कुछ नहीं. 20, 130, 145. Recoverable amount. Karachi Law of Shower recoverable amount. 155, 115, 169. ये कैसे? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इम्पेयरमेंट लॉस है 65, 15. कोई नहीं. कॉर्पोरेट एसेट्स बांटने के बाद अब सीजीयू की कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर किया, लॉस पता चल गया. अब अगला काम लॉस को बांट दें. कराची में बांटते हैं. अदर एसेट्स में, हेड ऑफिस में, पीडीसी में. कितना लॉस बांटना है? 65 इंटू 160 बाय 220. 65 इंटू क्या लिखा? 42.67 बाय 220. 65 इंटू 17.33 बाय 220. 47.27. 12.61. 5. लाहौर 15 इंटू 100 बाय 130. 15 इंटू 21.33 बाय 130. 15 इंटू 8.67 बाय 130. 11.53, 2.46, 1.01. और सवाल पूछा गया है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट. तो लास्ट काम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट. कराची था 160, कितना बांट दिया? 42.27. लाहौर था 100, कितना बांट दिया? 12. नहीं यार 11.53. पेशावर कुछ नहीं. हेड ऑफिस था 84. क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले कॉर्पोरेट एसेट्स बांटे, फिर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल कंपेयर करके लॉस निकाला, फिर लॉस को बांट दिया और फिर रिक्वायरमेंट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट. तो हेड ऑफिस 84 था,
एक बटा उसको 12.67 और एक बटा उसको 2.46। पीडीसी था 26, एक बटा उसको 5.12 और एक बटा उसको 1.01। तो 47 है, अच्छा सॉरी 47 है। तो रिक्वायरमेंट 1 का फाइनल आंसर बन गया 112.73 46 125 68.93। ये है जी 1 का आंसर। पहले कॉर्पोरेट एसेट्स बांटने हैं, फिर कैरिंग अमाउंट्स रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करके लॉस निकालना है, फिर लॉस बांटना है, और अगर लॉस बांटने का पूछा था तो वही सवाल खत्म। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पूछी है तो रिवाइज लिख रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखें, पार्ट 2 पूरा कर दूं ताकि मैं जो मैंने इन चैप्टर्स का हिस्सा बना लिया वो मैंने अपने फॉर्मेट पे खुद बना लिए। जिनसे इख्तलाफ है वो बता दिया करूंगा, जैसे इससे कोई इख्तलाफ नहीं था, ये आई कैप पे एग्री कर रहा हूँ। दिसंबर 7 तब सोल्यूशन नहीं आते थे तो वो मैंने ही बनाया हुआ है। तो हर चैप्टर में जिसमें मैंने पास पेपर डाले हुए हैं, जिसमें इख्तलाफ होगा आई कैप से बताया करूंगा। बनाए बहरहाल अपने फॉर्मेट पे। जैसे कंसोलिडेशन बड़ा जरूरी था कि जिस फॉर्मेट से सिखाता हूँ उस फॉर्मेट पे आंसर बनाऊं, तो वो सारे बनाए हुए, नोट करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, जो मैं बोर्ड पे सवाल करता हूँ ना, ये आप नोट किया करें, क्योंकि सिर्फ देख देख के नहीं सीखता इंसान। आपके हाथ को सवाल लिखने की, स्पेस मैनेजमेंट की, वर्किंग करने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप पेपर में टाइम नहीं मैनेज कर सकेंगे। इसलिए लिखा करें। क्लास में नहीं लिखना, घर जाके अगर कभी पढ़े तो फिर लिख लिया करें, लेकिन सवाल हाथ से जरूर गुजारें, जरूर है। पेपर ऑनलाइन हो गया तो फिर भी एक्सेल पे लिखना तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये नहीं पता है कि एक्सेल पे लिखना है कि, क्योंकि अभी इस वक्त जो ऑनलाइन होता है, अगर किसी ने पेपर को दिया हो तो वो कोई एक्सेल वर्ड नहीं होता है मेरे ख्याल में। को दिया किसी ने ऑनलाइन? अभी तक किसी ने ऑनलाइन दिया पेपर सीफैप का? अभी तक ऑनलाइन वाला पेपर दिया किसी ने? ये जो कोविड के दिनों में था, और मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेल वर्ड है, मुझे नहीं लगता उसमें एक्सेल वर्ड नहीं था। कौन सा यूज होगा? अच्छा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है एक्सेल की, क्योंकि अगर एक्सेल अलाउ हो गया तो फिर तो अच्छा अच्छा, वैसे एक्सेल अलाउ होना चाहिए जब काम ही करना है आगे जाके जिंदगी में, तो क्या मसला। अच्छा खैर खैर, पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 डन। पार्ट 2 ये है कि एलोकेट नहीं हो सकते। अगर कोई कर रहा है नोट तो जल्दी जल्दी करिए, मैं पार्ट 2 कर दूंगा।
CGU और एक है हेड ऑफिस, एक है पीडीसी और एक है हेड ऑफिस। ये 5 नाम है सवाल में अवेलेबल। पीडीसी और हेड ऑफिस कैन नॉट बी एलोकेटेड। अब इसमें हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, शायद स्टेज 4, स्टेज 5 अलग अलग मौकों पे रुक रुक के इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी तरतीब क्या है? सबसे पहले कोई इंडिविजुअल एसेट अगर अलग अलग इंपेयरमेंट हो सकती है, पहले वो होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं बात। कॉर्पोरेट एसेट से पहले ही हम ये बात कर चुके हैं कि अगर सीजीयू में कोई इंडिविजुअल एसेट मौजूद है ऐसा जिसकी पता है इंपेयरमेंट हो गई है, पहले वो है। ठीक है, बात हो गई है। उससे आगे आता हूं। सीजीयू अगर कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते या अगर कोई एक आधा हो सकता है उसको कर लें। अब जो तैयार शक्ल सीजीयूज की है ये एलोकेट हो सकते हैं, छोड़ दें इनको। अब जो सीजीयूज हैं पहले इन सीजीयूज की अपनी अपनी पेमेंट टेस्टिंग कर लेंगे, इग्नोरिंग कॉर्पोरेट एसेट। ये स्टेज 1 हो गई। दोबारा अगर कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते तो दफा करें इनको। जो सीजीयूज हैं पहले उनकी अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। इसको हम स्टेज 1 इंपेयरमेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 टेस्टिंग ये होगी, ये मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, ए का 2 के कराची, लाहौर और पेशावर, जो इनकी फिगर्स अभी गिवन है। क्या क्या है? शायद 160 है, 100, 125 और इनकी रिकवरेबल 155, 115, 169। अभी इस वक्त इन तीनों को हम अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्ट कर सकते थे, कर लिया और नजर आ गया कि बाकी सब ठीक है, कराची में मसला है। ये स्टेज 1 इंपेयरमेंट कि जो जो अलग अलग सीजीयू अवेलेबल है पहले उसको लॉस बांट लें। तो वो कराची में 5 नजर आ गया। तो जो अलग अलग सीजीयू अवेलेबल थे उनको हमने निपटा लिया। अब आते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स पे। फौरन बड़े बिजनेस को ही ग्रुप नहीं कहते ना, पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल करना है। पीडीसी का क्या हल हो सकता है? कराची, लाहौर, बस पूरे बिजनेस पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बस अब पहले हम इनको मिला लेते हैं, हेड ऑफिस छोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं कह रहा मैं कि दोनों को एक एक करके डील करना, ये नहीं कह रहा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो पीडीसी चूंकि इन दोनों के साथ मिलकर ग्रुप बना सकता था, इसलिए पूरे बिजनेस को ग्रुप कहने की जरूरत नहीं है। पिछले सवाल में जो मैंने अभी जबानी खुद लिखवाया था उसमें रिसर्च सेंटर की वजह से क्या करना पड़ा था? पूरे बिजनेस को ग्रुप कहना पड़ा था, क्योंकि वो पूरे बिजनेस ही को सपोर्ट कर सकता था, ये पूरे बिजनेस ही का हिस्सा बन सकता था, कोई छोटा टुकड़ा नहीं था। लेकिन पीडीसी इन दोनों के साथ मिला के ग्रुप बन सकता है, इसलिए हेड ऑफिस को छोड़ दिया और पहले इसको उनके साथ मिला के एक ग्रुप बनाया। ये सेकंड स्टेज हो इसमें। अच्छा, ये कोई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एक्चुअली बस यही है कि हम किन किन पड़ाव डाल के इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले क्या काम किया? जो जो सीजीयूज थे उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली। फिर कॉर्पोरेट एसेट्स पे आए जो एलोकेट नहीं हो सकते थे, उनमें से वो लिया पहले जिसका कोई छोटा ग्रुप बन सकता है, पीडीसी का बन सकता है। इनके साथ क्यों बन रहा है? क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि इनको सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये ग्रुप बना, क्योंकि अब ये दूसरी दफा इंपेयरमेंट टेस्ट होने लगा, इसको मैं स्टेज 2 कह देता हूं। और एग्जामिनर को बता देते हैं कि हमने ये जो ग्रुप बनाया है ये कराची, लाहौर एंड पीडीसी बनाया है। बुरी लगी थी बात? तो अब इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है? कराची शामिल है, लाहौर शामिल है और पीडीसी शामिल है। कराची कितना शामिल है? 160? नहीं, अभी हम स्टेज 1 कर आए होंगे, इसको 155 पे गिरा लिया होगा।
लाहौर 100, पीडीसी 26, इस ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट सवाल में दी होनी चाहिए थी। जिस तरह मैंने वो सवाल कराया था ना रिसर्च सेंटर का, तो मैंने उसमें आपको बिजनेस एज अ होल की अलग बताई थी रिकवरेबल अमाउंट, दी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी तो काम तो चलाना है। तो इस मासूम की नहीं, कोई बात नहीं, इन दोनों की तो अपनी अपनी दी हुई है ना, उनको ऐड कर लेते। ये सही नहीं है लेकिन और हल नहीं है, और हल नहीं है। 155 प्लस 115 क्या बना? 270। मैंने ये कहा कि अब हम जो स्टेज 2 पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने पीडीसी को मिला के अब ये ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट अलग से बताई होनी चाहिए थी, नहीं बताई गई, तो जिनकी गिवन है उन्हीं को मिला के, इसकी तो गिवन ही नहीं ना, इन दोनों की गिवन है, अपनी अपनी वो मिला लेते हैं, और हल नहीं है। तो सवाल में डेटा नहीं है ना, और हल नहीं है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सही नहीं है, अलग होनी चाहिए थी? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट अगर वैल्यू इन यूज हो, तो अब इस बड़े ग्रुप के वैल्यू यूज निकालने के लिए सिर्फ इसके तो कैश फ्लोज नहीं है, इसके भी एक्सपेंसेस होंगे, एंड पे इसकी भी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगे, तो इसकी अलग से होनी चाहिए थी वैल्यू यूज, नहीं है, इसलिए मजबूरन ये काम करना पड़ा, वरना अलग होनी चाहिए थी। तो लॉस आ गया कितना? 11। अब इस लॉस को बांट देते हैं। कराची में, लाहौर में और पीडीसी में 11 को बांटना है इनटू 155 बाय 281, 11 इंटू 100 बाय 281, 11 इंटू 26 बाय 281, 6.06, 3.91, 1.0। अच्छा, कराची को तो जो करना था पहले कर लिया था, लाहौर को तो करना बनता ही नहीं था, फिर क्यों हिस्से बट गए? क्योंकि लिमिट इंडिविजुअल एसेट का इशू है, इस सवाल में इंडिविजुअल एसेट है ही नहीं, इसलिए लिमिट का मसला नहीं है। लिमिट वाला रूल ईच एसेट के लिए, सीजीयू के लिए नहीं है, तो इसलिए लॉस बटेगा तो बटेगा। वो लिमिट वाला मसला इंडिविजुअल एसेट का इस सवाल में है ही नहीं, इंडिविजुअल एसेट। इसलिए क्योंकि ये भी आप कल को रिवाइज भी करेंगे कभी, तो फिर जहन में आ जाएगी बात कि लाहौर को तो बनना ही नहीं चाहिए था लॉस, ये तो पहले ही रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो लिमिट का रूल ईच एसेट के लिए है, लाहौर सीजीयू के लिए नहीं। अगर लाहौर सीजीयू की बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल अलग अलग दिए होते तो यकीनन उनमें से किसी ना किसी पे लिमिट लग पा रही होती, तो इसलिए लिमिट वाला रूल ईच एसेट के लिए अभी नहीं अप्लाई हो रहा हो। और लास्ट स्टेज 3, अब क्या मसला रह गया? नहीं, वो तो हो गया। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या कर रहा है? तीनों को। तो अब हेड ऑफिस के लिए ये ग्रुप है, क्योंकि पूरे बिजनेस का हिस्सा है पीडीसी, तो वो तो पहले कराची भी हो गया था, तो कराची भी हो गया था, जब ग्रुप का हिस्सा है तो है। कराची हो नहीं गया था पहले, कराची अलग से हो गया था ना पहले, तो फिर पीडीसी के साथ क्यों मिलाया कराची? अच्छा सॉरी, पीडीसी किसे पूछा था?
हेड ऑफिस सिर्फ इसके साथ नहीं मिलाना कि जी बस ये दोनों बच गए तो इनकी कुश्ती करा दें। हेड ऑफिस के लिए पूरा बिजनेस सीजीयू है, तो बस पूरे बिजनेस में जो जो कुछ है वो सब इस ग्रुप का हिस्सा है। पीटीसी को क्यों? पीटीसी बेशक इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हेड ऑफिस के लिए अब जो बड़ा ग्रुप बनाना पड़ा, तो उस बड़े ग्रुप में बिजनेस में पीटीसी नहीं आ रहा है। एक पहले पंजाब की टीम बनानी थी, उस पंजाब की टीम में पंजाब के शहर कंसिडर हो गए, अब कुछ शहरों की वजह से वो रह गए थे, अब पूरे पाकिस्तान लेवल की टीम बनानी है, तो उस पूरे पाकिस्तान लेवल वाली टीम में पंजाब के शहर दोबारा नहीं आ जाएंगे। जब हमने इस ग्रुप को लेना था तो ठीक है ये 3 थे, लेकिन हेड ऑफिस को कवर करने के लिए पूरे बिजनेस को सीजीयू कहना पड़ा, क्योंकि ये जिसको सपोर्ट कर रहा है वो पूरे बिजनेस का हिस्सा है। तो जब पूरा बिजनेस एक ग्रुप है तो सब कुछ उसके अंदर आएगा। और अगर ये मसला है कि पीडीसी का तो पहले इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर लिया है, तो वो तो कराची को भी कर लिया था। हाँ जी, एलिवेट तो नहीं किया। एलिवेट कब किया मैंने? क्या पीडीसी को मैंने तोड़ के इन सीजीयूज में फिट किया? तो कैन नॉट बी एलोकेटेड। अगर बांट देते जैसे रेशो में बांटे, वो है कैन बी एलोकेटेड। ये पीडीसी को इनको तोड़ के हिस्सा तो नहीं बनाया, पीडीसी को एक ग्रुप में शामिल किया है, अ लार्जर ग्रुप ऑफ सीजीयूज। इसी तरह हेड ऑफिस को भी तोड़ के तो इनमें शामिल नहीं कर रहे, हेड ऑफिस के लिए एक बड़ा ग्रुप आइडेंटिफाई किया जिसमें सब आ गए। अब ये स्टेज 3 इंपेयरमेंट होने लगी। इस तरह तो क्लास ही खत्म नहीं हो पाएगी। बोलो 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 बोलो। जब भी किस तरह का? हाँ ठीक है। हाँ, इन द एंड हमें पूरे बिजनेस में ग्रुप बनाना, क्योंकि अगर कैन नॉट बी एलोकेटेड है, देखिए अगर पीडीसी इनको सपोर्ट ना कर रहा होता, पीडीसी भी तीनों को सपोर्ट कर रहा होता, तो फिर स्टेज 2 लेवल पे ही पूरा बिजनेस हो जाता। मैंने पहले भी कहा था कि स्टेज 2 या मैं स्टेज 3 ये नहीं कर रहा कि कॉर्पोरेट एसेट्स एक एक करके डील कर ले, क्योंकि इनका एक स्मॉलेस्ट ग्रुप बन सकता था, पूरे बिजनेस पे जाने की जरूरत नहीं थी, चूटियां मारने के लिए पूरी तोप लेने की जरूरत नहीं थी। जब इसके लिए एक छोटा ग्रुप बन सकता था तो पूरे बिजनेस को नहीं जरूरत ग्रुप कहने की, इसलिए ये स्टेज 2 हो गया, ये रह गया, इसके लिए पूरे बिजनेस को कहना पड़ा। अब ये स्टेज 3। अगर इस सवाल में पीडीसी सिर्फ इन दोनों से लिंक ना होता, तीनों से होता, तो फिर स्टेज 2 पे ही सवाल खत्म हो जाता, जिसमें पूरा बिजनेस एक बड़ा ग्रुप होता। फिर अगर यार पीडीसी अगर किसी को भी सपोर्ट ना कर रहा होता, फिर भी स्टेज 2 पे खत्म हो जाता, हमें इन दोनों को मिला के एक बड़ा बिजनेस ही कहना पड़ता, जैसे रिसर्च सेंटर वाला, फिर स्टेज 2 पे सवाल खत्म हो जाता। अब स्टेज 3, अब स्टेज 3 ये है कि सब मिलके एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये होल बिजनेस है। अब इस वक्त रिजल्ट ये निकला हुआ है 2 स्टेजेस के बाद, कराची, लाहौर, पेशावर, पीडीसी, हेड ऑफिस। कराची चाहे शुरू से चल लें, चाहे 155 से आगे चल लें, लाहौर 100 माइनस 3.91, पेशावर कुछ नहीं है, पीडीसी 26 माइनस 1.01, हेड ऑफिस अभी नहीं है 14.94, लाहौर 96.09, पेशावर पूरा ही है 125, पीडीसी 24.99, हेड ऑफिस पूरा ही है अभी 84। 7 इस पूरे बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट दी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो मजबूरन जिनकी गिवन है उन सबको मिला लेते हैं।
जैसे 155, 115, 169, 439, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 40 पॉइंट। अब ये एलोकेट होगा किस रेशो में, इस रेशो में, और फिर वो भी माइनस कर लेंगे तो फिर जो एंड आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड था। है पार्ट बी में पूछा हुआ है कि ये दोनों आंसर सेम क्यों नहीं आ रहे। पार्ट, अरे तो पार्ट बी कुछ लिखना ही मिस हो गया, पार्ट बी का आंसर मिस हो गया भी मुझसे, तो आनी बता देता हूँ। सॉल्यूशन में पार्ट बी लिखना मुझसे मिस हो गया। पेन पार्ट बी में पूछा हुआ है कि रिक्वायरमेंट 1 और 2 का आंसर फर्क क्यों है। क्योंकि इसमें ना हेड ऑफिस हुआ है एम्पेयर, पीडीसी हुआ है एम्पेयर, जबकि पहले क्या किया था कि हेड ऑफिस पीडी का वो हिस्सा जो पेशावर में छुप गया था वो एम्पेयर होने से रह गया था। पॉइंट 1 में क्या किया था, हमने एसेट्स तीनों में बांट दिए थे और पेशावर सिरे से हुआ ही नहीं था एम्पेयर, जबकि अब पेशावर भी एम्पेयर हो गया। जब ये लॉस बांटेंगे तो पेशावर के हिस्से में भी आएगा। पहले पेशावर नहीं हो रहा था एम्पेयर, और पीडीसी और हेड ऑफिस का भी कुछ हिस्सा जो पेशावर में छुपा हुआ था वो भी इंपेयरमेंट होने से बच गई थी, लेकिन अब सब इंपेयर होंगे, अब कोई नहीं बचेगा। तो ये रीजन है फर्क का कि पहले सारे के सारे बांट दिए थे, पेशावर वाला सीजीयू नहीं हुआ था इंपेयर, लेकिन अब पेशावर वाला भी इंपेयर हो गया, तो इसलिए दोनों के आंसर में फर्क है। ये सारा कुछ जो सवाल में किया, ये स्टेप सारे आईएएस के तो पॉइंट लिखे हुए हैं, कल मैं इंशाल्लाह आईएएस को समेट दूंगा, लेकिन ये सवाल बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है और इसी को बार बार कर लेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।